हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किन किन राज्यों में नव वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी ऑप्शन है तेलंगाना और महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया। अगला पॉइंट, 9 अप्रैल को दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोगों ने तेलुगु नव वर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ उगादि उत्सव का त्यौहार मनाया। आगे देखते हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए यह त्यौहार तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग तेलुगु कैलेंडर के अनुसार श्री शोभकृतु नाम उगादि मनाते हैं। अब अगला देख लेते हैं पॉइंट। गुड़ी पड़वा, जिसे संवत्सर पंडव के नाम से भी जाना जाता है, एक मराठी नव वर्ष है जो पूरे भारत में महाराष्ट्रियन और कोंकणी लोगों द्वारा मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। गुड़ी पड़वा उस दिन पड़ता है जिस दिन चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। अगला पॉइंट, 2024 में यह त्यौहार महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को मनाया गया। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है। हाल ही में किस कंपनी को 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है भेल इंडिया लिमिटेड, भेल। बी ऑप्शन है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल। सी ऑप्शन है TCS और डी ऑप्शन है DRDO। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, गेल इंडिया लिमिटेड। अब आगे देख लेते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL के लिए पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी की ओर से गेल के प्रोजेक्ट निदेशक दीपक गुप्ता और कार्यकारी निदेशक प्रोजेक्ट AK त्रिपाठी ने पुरस्कार स्वीकार किया। अब आगे देख लेते हैं। BGPL परियोजना ने पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ा है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का एक अभिन्न अंग है। अगला पॉइंट देखते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। संदीप कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष और MD CEO हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है। भारतीय सेना ने किसके तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रोजेक्ट उद्भव, बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट संजय, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट आकाश तीर और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट नमन। तो ऑप्शन इसमें आपका सही है सी, प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल होने से
वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बल के लिए अभूतपूर्व स्तर की स्थिति जन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विवादित हवाई क्षेत्र में शत्रु विमानों पर नजर रखेगा। अब आगे देख लेते हैं। तैनाती बीईएल गाजियाबाद से नियंत्रण केंद्रों के पहले बैच के शुभारंभ के साथ शुरू होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। यह परियोजना सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। अगला पॉइंट। प्रोजेक्ट आकाश तीर को सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें यह शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों पर तेजी से हमला करने में सक्षम होगा। भ्रातृ हत्या के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करेगा और विवादित हवाई क्षेत्रों में मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है। भारत दुनिया भर में यूनिकॉर्न के मामले में किस स्थान पर है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है तीसरे स्थान पर, बी ऑप्शन है चौथे स्थान पर, सी ऑप्शन है पांचवें स्थान पर और डी ऑप्शन है छठवें स्थान पर। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें तीसरा, ए ऑप्शन सही है, तीसरे स्थान पर है। अब आगे देख लेते हैं। भारत दुनिया भर में 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। अमेरिका 703 और चीन 340 यूनिकॉर्न है। अब आगे देख लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में गिरावट देखी गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नवीनतम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल के 68 स्टार्टअप से एक कम है। अब आगे देख लेते हैं। अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ सूची में सबसे आगे है, जो 2022 में 37 अधिक है, और चीन 340 यूनिकॉर्न के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सूची में यूके और ईयू क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। अगला पॉइंट। दुनिया के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल जापान की जीडीपी के बराबर है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मंदी का मुख्य कारण शेयर बाजार की हालिया रिकॉर्ड ऊंचाई के बावजूद स्टार्टअप में निवेश की कमी है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है। भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ऑफशोर यूनिकॉर्न का उत्पादन किया है। भारत में 67 की तुलना में भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न सह स्थापित हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक और डी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, एचडीएफसी बैंक। अब आगे देख लेते हैं। एचडीएफसी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बनने के लिए निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने कावर्ती
द्वीप में एक शाखा खोली है, कावर्ती द्वीप में, ये ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसके उद्देश्य में क्यूआर आधारित लेन देन सहित खुदरा विक्रेताओं के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधान भी शामिल है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। HDFC बैंक की शाखा कश्मीर के ठंडे क्षेत्रों, कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे और अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल लक्षद्वीप में भी है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक HDFC बैंक एक वितरण नेटवर्क 3872 शहरों और या कस्बों में 8091 शाखाओं और 20,688 ATM पर था। अगला पॉइंट देखते हैं। HDFC की लगभग 52% शाखाएं अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं अब। इसके अलावा इसके 15,053 व्यवसाय संवाददाता हैं जो मुख्य रूप से कॉमन सर्विस सेंटर CSC द्वारा संचालित होते हैं। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।